जितना एक्साइटमेंट यहाँ पर है उतना तो शायद एक्साइटमेंट मैंने किसी भी ऑडिटोरियम में नहीं देखा। टुडे वी आर इंडीड मेकिंग हिस्ट्री और आई थिंक आने वाले टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसा बताएंगे यार वो दिन था, मैं वहां मौजूद था, आई वॉज प्रेजेंट देयर। यू नो आज की जो तारीख है इसको आप अपने डायरी में स्वर्ण अक्षरों से लिख लीजिए, जस्ट राइट इट ऑन विद अ स्पेशल हाइलाइटर और अ पेन एंड रिमेंबर दिस डेट, बिकॉज टुडे आज के दिन आप लोगों ने एक डिसीजन लिया हुआ होगा एंड व्हेन यू टर्न बैक द क्लॉक यू विल फाइंड आउट कि दिस वाज द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। दोस्तों सेम चीज हमारे साथ हुई और जितने भी आज यहाँ पे नए लोग बैठे हैं, आई जस्ट वांट टू गिव यू अ वेरी ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट मी बिकॉज यहाँ पर आई सी लॉट ऑफ यंग फेसेस एंड आई वांट टू टेल यू, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हम लोग एमबीए बिजनेस में इसलिए आए थे नॉट बिकॉज हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे लाइफ में, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे लाइफ में, बट बिकॉज हमें अपनी मन मर्जी के मुताबिक लाइफस्टाइल जीनी थी, हमें अपना लाइफस्टाइल जो था खुद क्रिएट करना था। और हम लोग जो थे बहुत ही एडवेंचरस टाइप के थे। मेरी वाइफ तानिया और मैं, हम दोनों वर्ल्ड के अलग अलग कोनों में पले और बड़े हुए। शी वॉज एक्चुअली बॉर्न इन कीव, द कैपिटल ऑफ यूक्रेन, जो कि अब एक अलग कंट्री है, और मेरी पैदाइश जो थी वो दिल्ली की थी। मम्मी स्कूल टीचर थी मेरी और वो वेलम्स में पढ़ाती थी, और तानिया जो थी उनकी नानी जो थी वो स्कूल प्रिंसिपल थी। हम दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। तानिया graduated from one of the topmost universities in Europe with a masters in electrical engineering, और मैं IIT गया था। In fact, I have some pictures to show you. Pictures दिखाऊं आपको कुछ मैं? I want to show you a slide show. अगर मेरी स्लाइड्स ऑन हो सकती हैं तो मैं जो था went to DPS आरकेपुरम। कोई डिप साइट्स है यहाँ पर कोई भी? ओके गुड, एटलीस्ट वन। तो वहां पर मैंने IIT का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया, उसमें मेरी टॉप 100 में रैंक आई। आई वाज क्वालिफाइड एट 88th पोजीशन ऑल ओवर इंडिया। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स करूंगा, और मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में IIT दिल्ली से। और उसके बाद मेरे पास ऑप्शंस तो थे बहुत कुछ करने को, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे यूएस जाना है और मुझे आगे की पढ़ाई वहां करनी है। और मैं यूएस गया, और जिस यूनिवर्सिटी में मैं गया था मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस करने के लिए, सेम यूनिवर्सिटी में तानिया भी वहां आई हुई थी PhD करने के लिए। और हम दोनों ने वहां पर पढ़ाई साथ साथ करी, और हम दोनों ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे, और पढ़ाई के साथ साथ हम लोगों को जॉब ऑफर मिला ह्यूलेट पैकेट में काम करने के लिए। और ह्यूलेट पैकेट हमारे कैंपस आई थी कुछ जॉब ऑफर्स लेके, कुछ वेरी वेरी स्पेशल जॉब ऑफर्स लेके। सिर्फ 2 पोजीशंस की ओपनिंग थी उनके पास, तो एक पोजीशन उन्होंने ऑफर करी तानिया को और एक पोजीशन ऑफर करी मुझे, और हम दोनों ने अपना करियर वहां से शुरू किया। और ये सब करते करते एमबीए हमारी जिंदगी में क्यों आया? देखिए, हम दोनों बहुत ही एडवेंचरस थे, हम लोग रिस्क टेकर्स थे, हम लोग फर्क कंट्रीज से आए थे, तो हमारे एम्बिशंस बहुत बड़े बड़े थे। एंड हम दोनों के दोनों, दिस इज माय वाइफ तानिया, एंड यू कैन गो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, थैंक यू। मेरे को तो यही पिक्चर अच्छी लगती है, आई डोंट माइंड सीइंग इट अगेन एंड अगेन। और जस्ट गो टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट there's a PPT फाइल, अगर वो PPT फाइल प्ले करेंगे तो आई थिंक you'll be better. next 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 हाँ, let it be here. ये IIT का कैंपस है। नेक्स्ट पिक्चर, यहाँ पर हम दोनों की मुलाकात पहले हुई थी, तानिया मेरी दोनों की, और हम दोनों के दोनों थे यहाँ पर पढ़ते पढ़ते हम लोगों को जॉब ऑफर आया। नेक्स्ट, ये हमारा पहला जॉब यहाँ पर लगा था, ये था ह्यूलेट पैकेट का कैंपस कोर्वालिस में। नेक्स्ट नेक्स्ट, जब हम लोग जॉब कर रहे थे उसके बाद हम लोगों को लगा जॉब करते करते कि हम लोग जो हैं ऊब गए थे बड़ी कंपनी में काम करते करते। तो यूएस में क्या था कि उस वक्त स्टार्टअप्स का बहुत ज्यादा कल्चर था। इंडिया में भी आज तो स्टार्टअप का कल्चर है,
ओके, सो वी एक्चुअली वांटेड, हम लोगों का मन था कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि जहां पर हम लोग कुछ नई चीज सीख सकें, हमारे पास कुछ स्टॉक ऑप्शंस हो, कंपनी को ग्रो करें तो हम भी कंपनी के साथ ग्रो कर सकें। तो हम लोगों ने क्या किया कि स्टार्टअप में अप्लाई कर दिया और 2 स्टार्टअप्स हम लोगों को पसंद आई। तानिया ने एक ज्वाइन करी, मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन करी। जिस कंपनी में तानिया जॉब कर रही थी वहां से हमें एमबीए मिला, और जिस कंपनी में, स्टार्टअप कंपनी जो मैंने शुरू करी थी, वो इवेंचुअली इट वेंट पब्लिक, उसका आईपीओ हुआ। और जब मैंने उस कंपनी को छोड़ा उस वक्त उस कंपनी का टर्नओवर $1 बिलियन क्रॉस कर गया था, एंड 1000 से ज्यादा एम्प्लॉइज उस कंपनी में थे। बहुत कुछ सीखा मैंने जॉब से। जॉब को मैं बुरा नहीं बोलूंगा, बिकॉज आई फील कि जॉब्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन योर लाइफ, वहां से बहुत कुछ सीखता है आदमी। लेकिन जॉब इसलिए करनी है ताकि आप सीख सको और उसके बाद कभी भी आपको जॉब जिंदगी भर करने की जरूरत ना पड़े। जॉब इसलिए कभी मत करो क्योंकि आपको जॉब ही करनी है सारी उम्र। जॉब सिर्फ इसलिए करो बिकॉज सीखना है, समझना है, लोगों को डील कैसे करना है, टीम्स कैसे बनानी है, ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करने हैं, वो सब सीख के फिर आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या करना है, और उसके बाद कभी भी मुड़ के जॉब की तरफ ना देखना पड़े। दिस इज द होल आइडिया। तो जिस कंपनी में तानिया काम कर रही थी वहां पर उनके कोवर्कर थे जिनसे उनको ये बिजनेस मिला। एक चाइनीज मलेशियन कपल था। लंबी स्टोरी है बट बहुत ब्रीफ में बताऊं तो मेरी वाइफ जो थी वो फ्रेंड्स थी लिंडा की। लिंडा वाज द वाइफ ऑफ हर कोवर्कर, और जिनके हस्बैंड है सीचॉय, वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर थे। So Linda was always with Tanya and they're always together। और एक दिन क्या हुआ कि वो दोनों एक पार्टी में गए, पूरी फैमिली साथ साथ, तानिया को इनवाइट किया, और पार्टी के बाद उन्होंने ऐसा उनको बोला कि चलो हम लोग किसी के घर होते हुए निकलते हैं। तो माय वाइफ सेड ओके ठीक है। उसके बाद मुझे ड्रॉप कर देना गाड़ी में, एक ही गाड़ी में सब लोग आए थे। तो जिसके घर पे वो गए थे वहां पर एम्बे का प्लान हो रहा था, एंड माय वाइफ वाज नॉट इवन इनवाइटेड, वो इनवाइटेड भी नहीं थी। तो जब वो कोने में बैठ के पूरा बिजनेस प्रेजेंटेशन हो रहा था और वो सुन रही थी, तो मेरी वाइफ के कान में कुछ एमवे से कनेक्टेड बातें पढ़ रही थी जिसको वो सुन रहे थे, लेकिन बीच बीच में मैगजीन भी देखते रहते थे वो ऐसे करके। उसके बाद कुछ लगता इंटरेस्टिंग काम में पढ़ा सुन लेते थे, फिर मैगजीन पढ़ लेते थे, कुछ पन्ने पलट लेते थे। तो शी वाज काइंड ऑफ लिसनिंग नॉट लिसनिंग, लिसनिंग नॉट लिसनिंग, लिसनिंग नॉट लिसनिंग, और ऐसे करते करते प्रेजेंटेशन खत्म हुई। उसके बाद कुछ वहां रिफ्रेशमेंट सर्व हुए, उनको अच्छे लगे, फिर वो निकल गए। बाद में उसी घर पे वो दोबारा आए वो प्रेजेंटेशन दोबारा सुनने के लिए, बिकॉज उनको वहां पर जो खाना परोस रहा था ना, वो जो रिफ्रेशमेंट्स थे वो उनको बहुत टेस्टी लगे। तो एज अ यंग पर्सन, यू नो, आप फॉरेन कंट्री में हो तो घर का माहौल अच्छा लगता है, लोग अच्छे लगते हैं, खाना अच्छा लगता है, तो कोई इनवाइट करे तो जाने का मन करता है कि नहीं करता है, ऑब्वियसली। सो शी वेंट बैक। तो वहां पर पूरा प्लान उन्होंने दोबारा से समझा, शी स्टार्टेड द बिजनेस, और उसके बाद उन्होंने अपने फ्रेंड को बोला कि तुम मुझे स्पॉन्सर करोगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो बिजनेस शुरू करना चाहता ही नहीं, मेरे को तो इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मेरी वाइफ ने इनको कन्विंस किया कि तुम बिजनेस शुरू करो, अच्छा बिजनेस है। फिर इनको ज्वाइन करवाया और फिर इनके नीचे मेरी वाइफ ने खुद अपना नंबर लिया और वो स्पॉन्सर हुआ। हमारे बिजनेस के प्रिंसिपल्स हैं बहुत अच्छे, और ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरी वाइफ ने इनको ना सिर्फ अपना स्पॉन्सर बनाया, इनको स्पॉन्सर किया अपने ऊपर, लेकिन उनका बिजनेस जो था उन्होंने अमेरिका में पैसे खुद भर के 2 साल तक रिन्यू भी करवाते रहे। एंड टुडे ही इज नॉट इन द बिजनेस, बट इनके थ्रू हम लोगों को बहुत हमारी लाइफ चेंज हो गई। एनीवे, नेक्स्ट स्लाइड। और मैं बिजनेस में कैसा आया, देखिए, मैं शुरू में इंटरेस्टेड नहीं था, और मैं स्कॉटलैंड में एक प्रोजेक्ट कर रहा था अपनी कंपनी के लिए, क्योंकि मेरा काम क्या था कि मैं जिस कंसल्टिंग फर्म में काम कर रहा था वहां पर हम लोग जो है भविष्य में आने वाले ट्रेंड्स देखकर बड़ी बड़ी कंपनियों को हेल्प करते थे कि किस प्रकार से वो अपना कॉम्पिटिटिव एज मैनेज कर सकें, मेंटेन कर सकें, और मार्केट में कैसे अपना जो ब्रांड है उसको एस्टैब्लिश कर सकें। तो वी वर बेसिकली समवॉट ऑफ अ कंसल्टेंट टू लार्ज बिग कंपनीज। तो बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है जिनको सुलझाने के लिए कभी कभी उन्हें बाहर के एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ते हैं। हम वो एक्सपर्ट्स हुआ करते हैं। तो IBM है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स है, और जो भी बड़ी बड़ी कंपनी थी यूएस की, वो हमारी क्लाइंट्स होती थी। और मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा कि आप लोगों को अपने फ्यूचर के बारे में किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। इट्स गोइंग टू बी अ प्योरली प्रोफेशनल एडवाइस जो कि मैं आपको दूंगा।
और मैं आपको कोई चार्ज नहीं करूंगा उसके लिए, बिकॉज देयर इज समथिंग फॉर फ्री। तो मैं एक बार हुआ क्या कि मैं स्कॉटलैंड में था, और ये एक पिक्चर है स्कॉटलैंड के एक म्यूजियम की, जो स्कॉटलैंड में बना हुआ है एडिनबरा शहर में, जहां पर स्कॉच विस्की का पूरा वो वहां पर दिया हुआ है हिस्ट्री की वो कैसे बनी। ये जो स्कॉच विस्की का प्रोडक्ट था ना, जब ये बना था तो इसको जो बनाने वाला बंदा था उसको से बेचना नहीं आता था, या उसने ट्राई नहीं किया बेचना, तो उसने उसको बना तो दिया, लेकिन बेचने के लिए, इसकी मार्केटिंग करने के लिए उसने एक बंदे से एग्रीमेंट किया और उसको बोला कि मैं इस प्रोडक्ट को परफेक्ट करूंगा, इसको और अच्छा बनाऊंगा, और आप इसकी मार्केटिंग करो और इसको जहां जहां बेच सकते हो बेचो। ये हमारी डील हुई है। वो डील उनकी हुई 400 साल पहले, जब इस प्रोडक्ट को कोई जानता भी नहीं था। फिर जिस बंदे ने बनाना था वो तो उसको बनाता गया, अपना परफेक्ट करता रहा उसको, लेकिन जिसने इसको बेचना शुरू किया वो फैमिली जो थी वो उसको बेचते स्कॉटलैंड से आयरलैंड, आयरलैंड से अमेरिका शिफ्ट हो गई, और आज की तारीख तक उनका एग्रीमेंट जो है वो चलता हुआ आ रहा है कि जब स्कॉच की कोई बॉटल्स और इस प्रोडक्ट की कुछ बड़ी क्वांटिटी बिकती है उस एरिया से बाहर पूरे वर्ल्ड में, तो उस प्रोडक्ट की रॉयल्टी आज भी उस फैमिली को जा रही है, और उस फैमिली का नाम है द कैनेडी फैमिली। नेक्स्ट, ये वहां के प्रेसिडेंट भी हुए जॉर्ज एफ कैनेडी, और इस फैमिली को जिसे रॉयल्टी मांगते हैं पूरे अमेरिका में, इसका बहुत बड़ा फाइनेंशियल जो फ्यूचर है वो आज की तारीख में स्कॉच विस्की की रॉयल्टी से आया। अब मुझे बताओ, अगर ये सेम डील आपके साथ होती तो क्या आप इसे एक्सेप्ट करते? करते कि नहीं करते? अगर मुड़ के टाइम में वापस जा सके हम लोग, क्योंकि जाना पॉसिबल नहीं है, और तो कोई आपको ऐसा कोई डील देगा तो आप लोगे कि नहीं लोगे? लेकिन दोस्तों सेम डील आपको एमवे में मिल तो रही है, समझा करो आप, एमवे भी आपको सेम डील दे रही है कि हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट बनाएंगे और इस प्रोडक्ट को आप मार्केट करो, हम इसको मार्केट नहीं करेंगे, हम बनाएंगे आपको देंगे, आप मार्केट करो, आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाओ, और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जगह जगह पे जाएगा वर्ल्ड में, जो उसका टर्नओवर होगा उसके आधार पे हम भी आपको रॉयल्टी इनकम देंगे। सेम डील। इमेजिन करो कि आज से 20 साल बाद कोई ऐसा बच्चा, जो भी पैदा नहीं हुआ, वो कोई ऐसा प्रोडक्ट 20 साल बाद यूज करेगा जिस प्रोडक्ट का भी आज आविष्कार नहीं हुआ, लेकिन 20 साल बाद उस प्रोडक्ट को यूज करने पर एमवे प्लान के थ्रू आपके फैमिली को रॉयल्टी इनकम आ रही होगी। ये इसकी कल्पना करो आप, थिंक अबाउट इट, ये पॉसिबल है, बिकॉज आज एमवे के प्लान में, बिजनेस मॉडल में ऐसे बहुत से प्रोडक्ट बिक रहे हैं जो हमारे पास 20 साल पहले थे नहीं, और आज ऐसे बहुत से उस प्रोडक्ट के यूजर्स हैं जो 20 साल पहले पैदा भी नहीं हुए थे। तो हमारा मार्केट एवर इवॉल्विंग, एवर ग्रोइंग, एवर चेंजिंग मार्केट। लेकिन तय बात क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमने बिल्ड किया उसमें जो टर्नओवर हो रहा है, उस टर्नओवर के आधार पर कैलकुलेशंस वगैरह करके जो हमारा हिस्सा बनता है, कंपनी हर महीने हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देती है। इज दैट अ गुड डील और नॉट? तो हमारे में और कैनेडी फैमिली में क्या फर्क हुआ? कोई फर्क नहीं, हम भी उसी पोजीशन पे जहां पर है। और दोस्तों मजे की बात क्या है कि आज की तारीख में एमवे बहुत छोटी कंपनी है, इतनी छोटी कंपनी है कि इस कंपनी का अंदाजा लगाना फ्यूचर में कितनी बड़ी होगी, ये अंदाजा लगाना भी पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स तो ये कहते हैं कि एमवे कंपनी जो है इसकी शुरुआत हुई है अभी से। मैं बहुत बार लोगों को समझाता हूं कि कंपनीज का एवोल्यूशन कैसे होता है। अब इसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पास आपने कंट्रोल ली, कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? नेक्स्ट स्लाइड, आगे जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड, एक्चुअली गो जस्ट go back to the slides. Let me show you just can I see the slides? Can you see the flow chart of the slides? नहीं, possible नहीं होगा शायद। Okay, forget about the pictures. मेरे को लगता है पिक्चर से ज्यादा मैं बात करूंगा और ज्यादा समझ में आएगा, इसको ऐसे रहने दीजिए। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जितनी भी कंपनी जब खड़ी होती हैं, बनती हैं, उन सबका एक एवोल्यूशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब
IBM बहुत बड़ी कंपनी बनी थी, तो IBM कंपनी जो थी उसके मालिक से पूछा गया एक बार कि भाई CEO से पूछा गया कि आपकी कंपनी कभी कोई मिस्टेक्स करी है? उन्होंने बताया कि हमने मिस्टेक्स करी है। जब IBM बहुत बड़ी कंपनी थी तो उनके पास एक छोटा सा आदमी आया था एक प्रपोजल लेके कि मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकता हूं जो कि आपके कंप्यूटर्स पे रन करेगा। तो उन्होंने उस प्रोडक्ट का बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था एक स्कूल ड्रॉप आउट को, जिसका नाम था बिल गेट्स। और उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसने चालाकी क्या दिखाया कि उस प्रोडक्ट को और कंपनीज को बेचना शुरू कर दिया और वहां से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी खड़ी हो गई। ये एवोल्यूशन है कंपनी का। फिर माइक्रोसॉफ्ट का आज आप सबको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी कंपनी है। IBM को लोग कम और माइक्रोसॉफ्ट को ज्यादा जानते हैं, है कि नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ने उनके CEO से पूछा गया कि आपने अपने पूरे करियर में कोई गलती करी है क्या, कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ी है? बिकॉज हर व्यक्ति सफल लोगों की गलतियों से सीखना चाहता है। सही है कि नहीं है? ठीक है ना? तो वहां पर उनको ये बताया गया बिल गेट्स ने कि हमने एक गलती ये करी कि हमने सब तरफ ध्यान दिया लेकिन हमने सर्च स्पेस इंजन्स पे ध्यान नहीं दिया, और जब दिया तो हमने एक कंपनी खरीदी लेकिन उसको भी ठीक से रन नहीं किया, और हमारी गलती की वजह से आज गूगल बहुत बड़ी कंपनी बन गई। और हम लोग चाहते थे गूगल को टेक ओवर कर सकते थे, हम टेक ओवर हम लोगों ने नहीं किया। गूगल के जो दो लड़के दोस्त थे, सर्गे ब्रिन एंड गैरी, forgetting the name, Sergey Brin and Larry Page, उनसे पूछा गया कि have you made any mistakes? तो उन्होंने ये बताया कि हमारे पास as an investor opportunity थी to purchase Facebook, जब Facebook बहुत छोटी थी, लेकिन Facebook डॉर्मेटरीज में शुरू हो रही थी तो हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसको जब शुरू किया गया था कॉलेज की डॉर्मेटरी में शुरू किया था एज अ स्टूडेंट। तो बिकॉज ऑफ देयर मिस्टेक आज आपको पता है फेसबुक कितनी बड़ी है। फेसबुक को सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अब दोस्तों चक्कर क्या है कि फेसबुक जो है, फेसबुक को जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो चेक कर रहे हैं और वो ये क्या पा रहे हैं कि फेसबुक की जो यूटिलिटी है वो धीमे धीमे लोगों की लाइफ में कम हो रही है। इनफैक्ट जो मिलेनियल्स हैं जिनकी आयु उस वक्त 20 साल से कम है, उसमें सबसे ज्यादा बड़े नंबर्स में लोग फेसबुक पे नहीं है। और उसकी वजह यह है क्योंकि यंग जनरेशन को लगता है कि फेसबुक इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, उसकी यूटिलिटी बहुत कम है, उस पर आलतू फालतू ज्यादा आता है। इनफैक्ट आज की तारीख में तो इलेक्शंस में भी बहुत ज्यादा मिसयूज होता है फेसबुक का फेक न्यूज फैलाने में। तो आप ये सोशल साइंटिस्ट मानने शुरू कर चुके हैं कि फेसबुक पे केवल आप लोगों को कनेक्ट कर रहे हो, लोग पिक्चरें खींच के भेज रहे हैं, इधर उधर की चीजें डाल रहे हैं, कोई सेंसरशिप नहीं है, कोई कुछ भी बोल देता है, तो उसकी वैल्यू धीमे ओवर द इयर्स, 30 इयर्स, 40 साल टाइम लगेगा, खत्म हो जाएगी। 10 साल पहले व्हाट्सएप क्या था किसी को मालूम था क्या? आज सबको मालूम है। 10 साल बाद क्या आने वाला आपको नहीं मालूम, लेकिन कुछ और आएगा और फेसबुक विल स्टॉप। तो इस वक्त सोशल साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि फेसबुक का भी पतन शुरू हो गया, बिगिनिंग ऑफ द एंड। मेरा ये मानना है कि फ्यूचर में जब फेसबुक से कोई पूछेगा ना कि आपने कहां गलती कर दी, आप खत्म हो गए, तो वो क्या बोलेंगे कि हमारे फेसबुक के नेटवर्क में कोई एम्बे जैसा प्लान होता और यूटिलिटी होती तो आज हम लोग एम्बे जैसे होते। कोई मुझसे पूछता है कि भाई एम्बे बिजनेस क्या है, तो मैं उसको स्ट्रेट अवे बोल देता हूँ कि फेसबुक जानते हो? कहते हैं हाँ। मैं बोलता हूँ फेसबुक में सिर्फ टीवी ऐड कर दो और कुछ नहीं, आपको एम्बे मिल जाएगा। इट इज जस्ट नथिंग बट कनेक्टिंग विद पीपल एंड दोस्तों के दोस्तों को दोस्त बनाना है, जैसे फेसबुक पे होता है, और दोस्तों के दोस्तों के दोस्तों को दोस्त बनाना है, और उनके भी दोस्तों को। ऐसे करते आप बहुत बड़ा फ्रेंडशिप सर्कल कर लोगे, और हर व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ खरीदेगा, कुछ ना कुछ बातचीत करेगा, कुछ ना कुछ कॉमर्स होगा वहां पर, और उसका जो मोनेटाइजेशन है, टीवी है, वो आपके अकाउंट में ऐड होगा। बेसिकली दैट इज इन एसेंस एम्बिशन, और कुछ नहीं है। और दोस्तों आज की तारीख में जो मेरे को लगता है कि इसकी बहुत जरूरत है हम लोगों को, क्योंकि दुनिया चेंज हो रही है। मैं जगह जगह वर्ल्ड में जाता हूँ और देखता हूँ कि इस वक्त कितना चेंजेस आ रहे हैं, और हम लोग जो है इंडिया इज ऑन कस्प ऑफ रेवोल्यूशन। बहुत बड़ा यहाँ क्रांति आ रही है। मैं जब इंडिया में आया था कई साल पहले 1998 में, आपको पता ही है कि मैंने जब बिजनेस शुरू किया था हम लोगों ने, तो मेरी वाइफ और मैंने ये बिजनेस यूएस में किया। यूएस में हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा था,
और हम लोग जो थे इकोनॉमिकली भी वेल ऑफ थे, लेकिन हम लोगों का मन था कि हम लोग कुछ अपना नया काम शुरू करें। और यूएस में कोई नई कंपनी शुरू करने के लिए कि बजाय हम लोगों को लगा था कि हम ये बिजनेस शुरू करते हैं, बिकॉज हम लोग जो थे एमवे बिजनेस को भी एक स्टार्टअप के एंगल से देखते थे। एमवे बिजनेस इज अ परफेक्ट स्टार्टअप। कभी मौका लगेगा तो आपको समझाऊंगा, क्योंकि एक स्टार्टअप में जिस प्रकार से इनोवेशन चाहिए होती है, जिस प्रकार से स्केलेबिलिटी चाहिए होती है, जिस प्रकार से आपको डिस्ट्रक्शन पैदा करना होता है मार्केट प्लेस में, वो सेम चीजें आपको अपने एमवे बिजनेस को बिल्ड करते करते भी करनी होंगी। ये आपका खुद का बिजनेस है, इसमें आप इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो है लोगों के पास एक नए तरीके से लेके जा रहे हो। इसमें भी ई कॉमर्स है हमारे बिजनेस में, हमारे बिजनेस में रिलेशनशिप है, हमारा बिजनेस टोटली स्केलेबल है। आप शुरू करोगे पटियाला से या चंडीगढ़ से, लेकिन फैलेगा पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, टोटली स्केलेबल। तो ये जो है परफेक्ट स्टार्टअप है, इसको बिल्ड करने में चैलेंजेस आएंगे। जिस प्रकार से नई कंपनी को शुरू करते वक्त आपको लीडरशिप की जरूरत पड़ती है, मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है, कोई हाथ रखने वाला सर पे चाहिए होता है कि कदम कदम पे गाइड करे, उसी प्रकार से एमवे बिजनेस को भी एक स्टार्टअप की तरह बिल्ड करने के लिए आपको लीडरशिप चाहिए होती है, अपने अंदर वो क्वालिटीज पैदा करनी पड़ेगी। आपको किसी का हाथ चाहिए होगा आपके सर पे एज अ मेंटर, जो आपको कदम कदम पे गाइड करे। वो सब चीजें यहाँ पर चाहिए होती है। तो आज की तारीख में जो है एमवे बिजनेस इज अ परफेक्ट स्टार्टअप। तो हम लोग जो है ना थोड़ा देख रहे हैं कि इंडिया चेंज हो रहा है। 1998 में जब मैं आया था यूएसए से इंडिया, तो मैं लोगों को बताता था कि यार हमारे यूएस में तो बड़ा आसान है बिजनेस बिल्ड करना, मैं एमवे बिजनेस बिल्ड करता हूँ, हमेशा लोगों को इनवाइट करता हूँ स्टारबक्स में या डेनीज में। तो लोग मुझे 1998 में बोलते थे स्टारबक्स क्या होता है? मैं बोलता हूँ कॉफी शॉप होती है जहां लोग बैठ के बात करते हैं, और कॉफी चाहे आप 1 पियो या 10 पियो, कोई भी आपको उठने के लिए नहीं बोलता वहां से, और एसी जगह पे बैठ के आप अपना बिजनेस कंडक्ट कर सकते हो, आप किताब पढ़ो, आप गिटार बजाओ, वो आपके ऊपर है। तो लोग मुझे बोलते थे भाई साहब ये पागलों वाली बात है, इंडिया में नहीं हो ही नहीं सकता है, एसी जगह पे बैठने के लिए आपको पैसे देने पड़ते, चाहे कुछ ऑर्डर करो ना करो। और आज की तारीख में इंडिया में कैफे कॉफी डे स्टारबक्स आ गया कि नहीं आ गया? जिस चीज को लोग 1998 में सोचते थे कि ये ख्याली पुलाव है, आज वो हकीकत है। मैं 1998 में लोगों को बोलता था कि यार यूएस में हमारे पास ना एक जीपीएस सिस्टम है, आप कहीं भी गाड़ी में जाओ तो उसमें टाइप रखो और आपको गाड़ी में डायरेक्शन मिलती रहेगी। तो लोग फिर हंसते थे मेरे को, इंडिया में तो सड़कों के नाम ही नहीं होते, जीपीएस तो फेल हो जाएगा यहाँ पर। मैं बोलता हूँ वेट करो देखो। और आज रिक्शे वाले के पास भी जीपीएस है, वो भी अपना ओला का रिक्शा है ना, 3 पहियों वाला रिक्शा, वो भी जीपीएस लेके घूमता है, आपके कहां पर आना है, वो सब हो गया। मैं लोगों को बताता था 1998 में कि एक दिन आएगा कि आप सब शॉपिंग जो है वो इंटरनेट पे करोगे। तो लोग बोलते थे कि पॉसिबल ही नहीं है, इंडिया में तो शॉपिंग का मजा ही सिर्फ शॉप पे जाके चीजों को देखने में आता है, चाहे कुछ खरीदो या ना खरीदो। विंडो शॉपिंग इज हाफ द फन। और आज की तारीख में इंडिया में देखो सब लोग अपना इंटरनेट पे सब कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, है कि नहीं? एवरीथिंग इन इंडिया, जो भी बाहर के देशों में होता है 10 साल 15 साल पहले, वो इंडिया में आज हकीकत बन जाएगा। तो जो आज बाहर के देशों में हो रहा है आज, वो आने वाले 10 साल की या अगले आने वाले 5 सालों की हकीकत है इंडिया में। ये बात आपको पता है कि नहीं? फिर समझ रहे ना? तो क्या हो रहा है, व्हाट आर द थिंग्स हैपनिंग आउटसाइड? लेट मी जस्ट शो यू अ लिटिल बिट। कैन आई शो यू अ पिक्चर अबाउट, गो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एक और नेक्स्ट, एक और नेक्स्ट, एक और नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। Go a little bit. Yes, ये वाला स्लाइड आएंगे एक बार। हाँ, go back a little bit. और शायद it's not working ना? हम लोग जब भी बाहरी कंट्रीज में जाते हैं, हम लोग हमेशा ये ऑब्जर्व करते हैं कि वहां क्या हो रहा है। हम लोग अभी रिसेंटली हांगकांग गए थे और वहां पर भी मेड अ स्पीच एज अ स्पीकर गए थे, जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं। तो वहां पर हम लोगों को दिखे बहुत सारे यंग कपल्स, जो यंग कपल्स हांगकांग की, केवल हांगकांग की आबादी कितनी है पता है किसी को? आप यू कैन गूगल द पॉपुलेशन ऑफ हांगकांग, मेरे ख्याल में 2-2.5 करोड़ के आसपास की होगी।
because it's not even like the size. पंजाब की आबादी क्या है? कितने करोड़? 3 करोड़। हांगकांग की आबादी जो है 2 करोड़ से ज्यादा की नहीं होगी, और वहां पर वी आर फाइंडिंग कि इवन 35 इयर्स बाद भी यंग लोग जो है वहां एग्जीक्यूटिव डायमंड जा रहे हैं छोटे से मार्केट में, जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कभी एमबीए बिजनेस करते होते थे। No, let's go next. I think just go next. हम लोग वहां देखते हैं next कि I see a lot of people in China building the business. Go next. और वहां पर मैं क्या देखता हूं कि जब भी मैं एमवे के ऑफिस में देखता हूं तो आई फाइंड कि लॉट ऑफ यंग पीपल आर बिल्डिंग दिस बिजनेस। जो फाउंडर्स प्लैटिनम्स हैं, उनके पास गाड़ियां आ रही है, लैम्बोर्गिनी गाड़ी आ रही है, और मेरे को क्या लगता है कि इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब पंजाब में भी लोग जो है लैम्बोर्गिनी गाड़ियां खरीदेंगे एमवे बिजनेस के थ्रू। और होने वाला ये सब बहुत जल्दी है। क्यों? बिकॉज आई थिंक अभी इसकी जरूरत नहीं है ऑफ दैट एडन रिस्क ऑफ कोर्स, बट I think it's okay. Let's forget it now. जो मैं बताना चाहता हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। ये सब क्यों होने वाला है? बिकॉज मैं आज ही आने से पहले कुछ हाइलाइट्स पढ़ रहा था, स्लाइड देख रहा था मैं, एंड व्हाट आई जस्ट रेड वाज दैट राकेश झुनझुनवाला इंडिया के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं स्टॉक मार्केट। कोई है ऐसा यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है? शायद होते होंगे। उनका एक स्टेटमेंट था, वो कह रहे थे कि मैंने इतनी अनसर्टेनिटी इंडियन स्टॉक मार्केट में अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। एंड ही इज कॉल्ड इंडियाज टॉप मोस्ट इन्वेस्टर। उनको इंडिया का वॉरेन बफेट कहते हैं। उन्होंने बोला कि इंडिया में इतनी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी स्टॉक मार्केट में मैंने आज तक कभी नहीं देखी। उसके बाद मैं एक और न्यूज हेडलाइन पढ़ रहा था, इसमें लिखा हुआ था ये कि फोर्ड मोटर कंपनी पता है आप लोगों को? फोर्ड मोटर कंपनी ने यूएसए में ऐलान कर दिया है कि हम लोग 2020 के बाद कोई भी 2019 के बाद 2020 से कोई भी पैसेंजर कार्स नहीं बनाएंगे। इनफैक्ट सारी कार की प्रोडक्शन बंद कर देंगे, सिर्फ एक स्पोर्ट्स कार छोटी सी है उसी को बनाएंगे। इतनी बड़ी कंपनी वर्ल्ड की, उन्होंने बोल दिया कि हम सारी गाड़ियों की प्रोडक्शन जो है वो बंद करने वाले हैं 2020 से। इंडिया में मारुति कंपनी के बारे में पता है? उसने भी 16 घंटे पहले न्यूज में आया कि उसने बोल दिया है कि हम 2020 से डीजल गाड़ियां सारी की सारी बंद करने की बना 2020 से। महिंद्रा ने रिसेंटली बोला कि इंडिया में गाड़ियां बनाना प्लीज बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए, बिकॉज अब तो यंग जनरेशन है वो गाड़ियां खरीदना चाहती ही नहीं है। उनके लिए गाड़ियां जो है वो एस्पिरेशनल लेवल रह ही नहीं गया। क्यों? बिकॉज उनके पास ओला है, यूबर है। आपको पता है ना कि ओला यूबर में ऑडी और मर्सिडीज वगैरह भी आने वाली है। आपका बहुत मन है तो क्यों खरीदना चाहते हो ऑडी या मर्सिडीज? यू कैन ऑर्डर डिफरेंट ऑडी एंड डिफरेंट मर्सिडीज, डिफरेंट बीएमडब्ल्यू, हर डिफरेंट कार को आप ऑर्डर करो और उसको यूज करो। जहां जाना है ड्राइवर भी पास में है। ये सब क्यों हो रहा है? ये ट्रेंड्स हैं। अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी, इसमें लिखा हुआ था कि कंस्ट्रक्शन कंपनियां जो है इतनी खराब हालत में है कि इंडिया की टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कम से कम 20,000 एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर दिया, कॉन्ट्रैक्चुअल और सब कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉइज को। इंडिया में रियल एस्टेट का तो हाल आपको पता है कि क्या है? प्रॉपर्टी मार्केट इज टोटली डाउन। क्यों पता है आपको? उसके पीछे एक वजह क्या है? हमारी नई पीढ़ी घर खरीदने में भी विश्वास नहीं करती है। उनको क्या लगता है कि जॉब आज यहां पर है चंडीगढ़ में, कल पटियाला में, परसों गुड़गांव में, उसके बाद बैंगलोर में, कहां जाएंगे पता नहीं। घर खरीद के 20 साल तक उसकी किस्तें भरने में क्या तो समझ में आ रहा है आपको? ये सब की सब बातें जो है, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? बिकॉज इस वक्त जो है इंडिया में बहुत ज्यादा चेंज आने वाला है, और मेरे को क्या लगता है कि सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसमें चेंज नहीं आएगा। कितने लोग यहाँ आईटी सेक्टर में काम करते हैं, कंप्यूटर सेक्टर में? 1.5 लाख जॉब्स इस साल निकल गई। जय हो सबकी। क्या होने वाला है वी डोंट नो। कहते ये हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सब चीजों को टेक ओवर कर लेगी।
मैं आपको एक क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज इस वक्त अगर कहीं पर एक रे ऑफ होप है वो केवल एफएमसीजी डायरेक्शनरी कंपनियों में है, क्योंकि कंप्यूटर्स जो है वो कभी भी रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं करेंगे, कंप्यूटर्स कभी भी मेंटरशिप नहीं देंगे। तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं ना, सबको ये अंदाजा होना चाहिए कि हम लोग जो है इस वक्त वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी के साथ और बेस्ट इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं। क्यों? बिकॉज ये इंडस्ट्री जो है वो टिकी रहने वाली है अगले 50 साल तक। जितने भी डायमंड यहाँ पर आपने देखे, रजनीश जी, के लीना, ये सब के सब डायमंड जो है दे विल बी देयर फॉर यू। जितने भी यहाँ की लीडरशिप है दे विल बी देयर फॉर यू। इस वक्त पूरे एमवे बिजनेस के वर्ल्ड में इस साल बिल्कुल गिने चुने जो लोग हैं जिन्होंने बहुत टॉप के लेवल अचीव करे हैं, उसमें से एक है अजीत पाल जी, रंजीत कौर जी। ऑलरेडी हॉल ऑफ फेम में एडा में उनका नाम जो है वो लिखने का प्रोसेस जो है वो स्वर्ण अक्षरों में वो चालू हो गया है। उनका एक हॉल ऑफ फेम है, वहां उनका नाम आने वाला है। तो दोस्तों हमें इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करना है। वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर सो थैंकफुल। आई होप कि मैंने आपके माइंड में कुछ पॉजिटिव डाला होगा, कुछ आपको सोचने पे मजबूर किया होगा। एंड द बेस्ट इज येट टू कम। वी लव यू गाइस वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।